कैसे हो आप लोग? आज फिर हम अपनी 5000 क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट्स बॉक्स में देना था। तो किसी भी बच्चे ने एक 7 को छोड़कर आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया। डरो मत बच्चों, आंसर देने का प्रयास करो, अधिक से अधिक आंसर देने का प्रयास करो, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आंसर होगा? प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है, क्यों? तो क्यों पकता है प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी? एक युक्ति क्वथनांक, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट, उबलने का बिंदु, उबलने का ताप। जैसे ही दाब की बात करते हैं हम, तो दाब कम होता है तो क्वथनांक कम हो जाता है। दाब कम होने पर क्वथनांक कम हो जाता है और दाब अधिक होने पर क्वथनांक अधिक हो जाता है। दाब कम है तो क्वथनांक कम, दाब अधिक है तो क्वथनांक अधिक हो जाता है। जब क्वथनांक अधिक होगा तो उबलने का बिंदु, उबलने का ताप बढ़ जाएगा। अब क्वथनांक कम होगा तो उबलने का ताप कम हो जाएगा। यदि क्वथनांक कम है तो माने कि पानी है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, क्वथनांक कम हो जाता है तो पानी 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलना प्रारंभ कर देगा। यदि क्वथनांक अधिक होता है तो पानी 120 डिग्री पर उबलने लगेगा। तो अब देखते हैं भोजन 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल्दी पकेगा या 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल्दी पकेगा? तो आंसर क्या होगा? 120 पर जल्दी पकेगा, 80 पर जल्दी नहीं पक पाएगा। तो आंसर क्या होगा? पानी का क्वथनांक घट जाता है? नहीं, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में दाब जैसे ही बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और क्वथनांक बढ़ने पर उबलने का बिंदु बढ़ जाता है और भोजन जल्दी पक जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको इंपोर्टेंट करना और अच्छी तरीके से याद करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्वेश्चन है हमारा। इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था लेकिन नहीं दिया। चलो देखते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन है तो कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आपको क्लास में मैंने बताया था परमाणु क्रमांक Z बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के और बराबर होते हैं प्रोटॉनों की संख्या के। तो Z बराबर P बराबर E मैंने क्लास में कई बार रिपीट करवाया था केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों को। Z क्या होता है? परमाणु क्रमांक। P क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या। E क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उस परमाणु में प्रोटॉन होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसने कहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन हैं तो 18 ही प्रोटॉन होंगे और 18 ही परमाणु क्रमांक होगा। तो क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? बी ऑप्शन ठीक होगा। Z बराबर P बराबर E आपको याद रखना है, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉनों की संख्या, उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए, आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट करना इसको, 63 क्वेश्चन में है भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी?
भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हरिजनों के उद्धार के लिए, हरिजनों की शिक्षा के लिए एक संघ बनाया था जो कहा गया हरिजन संघ। हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा 30 सितंबर 1932 ईस्वी को की गई। कई बार आपसे पूछ सकते हैं जो हरिजन संघ है इसके प्रथम जो सचिव थे वो कौन थे और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम सचिव कौन थे हरिजन संघ के और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। तो सचिव थे विठल भाई। तो विठल भाई सचिव बने थे प्रथम और अध्यक्ष कौन बने थे? घनश्याम दास बिड़ला। तो इसका आंसर क्या होगा? किसने की थी स्थापना? महात्मा गांधी ने। तो आंसर क्या रहने वाला है इसका? ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नोट करना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64। सूर्य की प्रीत हैली धूमकेतु का परिक्रमा पथ है। देखते हैं पहले हैली धूमकेतु होता क्या है। हैली धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहा जाता है। पुच्छल तारा भी कहते हैं। और आपको पता होगा कि पुच्छल तारा हैली धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। जैसे कि भविष्य में ये कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा भविष्य में। तब देखते आगे। जैसे सूर्य है तो हेली धूमकेतु सूर्य से इस प्रकार होता है दूर की ओर। ये इसकी नाभि होती है और ये इसकी पूंछ होती है। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि हेली धूमकेतु की जो पूंछ होती है किस दिशा में होती है? देखो जो नाभि है सूर्य की ओर होती है, लेकिन पूंछ की बात करते हैं तो पूंछ सूर्य से दूर की ओर होती है। पूंछ सूर्य से दूर की ओर होती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है हेली धूमकेतु का निर्माण किससे होता है? तो हेली धूमकेतु का निर्माण धूल कणों, गैसों आदि से होता है। धूल कणों और गैसों आदि से होता है। और सूर्य के परिक्रमा घड़ी की सुइयों की दिशा में करता है। घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल। याद रखना है आप लोगों को, इसकी जो परिक्रमा होती है सूर्य की परिक्रमा घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल दिशा में करता है। और अक्षीय झुकाव कितना है इसका? 18 डिग्री। अक्षीय झुकाव 18 डिग्री है। और सूर्य के विपरीत दीर्घवृत्तीय, सूर्य के विपरीत दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमा करता है। दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमा करता है। 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 2062 में दिखाई देगा। धूल कण और गैसों से निर्मित होता है। पूंछ सूर्य से दूर की ओर होती है। इसकी परिक्रमा अवधि, परिक्रमा की जो दिशा होती है घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल 18 डिग्री झुकाव होता है और दीर्घवृत्तीय पथ पर परिक्रमा करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था, आपके एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65 क्वेश्चन है हमारा। इस क्वेश्चन में है आइरिस का क्या काम होता है, आइरिस का क्या काम होता है। अब देखते हैं आइरिस कहाँ होती है, आंख में होती है, आंख में स्थित होती है आइरिस। जैसे हमारी आंख है, आंख का जो सबसे बाहरी भाग होता है उभरा हुआ, इसको बोलते हैं हम कॉर्निया, तो कहा जाता है कॉर्निया। कई बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि नेत्र दान में आंख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो भाग है कॉर्निया। नेत्र दान में कॉर्निया दान दिया जाता है। इसको वैसे दर्द पटल बोलते हैं, और जो आंतरिक हिस्सा होता है इसको बोलते हैं रक्तक पटल। तो इसके बाद कॉर्निया होती है, आइरिस, आइरिस होती है, कॉर्निया के बाद आइरिस होती है। आइरिस रंग का निर्धारण करती है, किसी की आंख काली होती है आइरिस के कारण, किसी की आंख ब्लू होती है आइरिस के कारण। तो आइरिस पहला कार्य करती है आंख की रंग का निर्धारण कि आंख का रंग कैसा होता है। उसके बाद आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको बोलते हैं पुतली। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसको पुतली कहा जाता है। और पुतली क्या कार्य करती है, ये नेत्र लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश, ये नेत्र लेंस है, इसका कार्य होता है नेत्र लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। पुतली क्या कार्य करती है, नेत्र लेंस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो आइरिस के दो कार्य हैं, एक तो आंख की रंग का निर्धारण करना, दूसरा छिद्र होता है आइरिस में जिसको बोलते हैं पुतली, तो उसका कार्य होता है नेत्र लेंस पर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा हमारा, आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66। अब तक हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, इनके आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देने थे, तो वैसे हमने कर लिए, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, आपको आंसर देने चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज का नया क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखते हैं विद्युत क्षेत्र होता क्या है, विद्युत क्षेत्र होता क्या है। विद्युत आवेश, विद्युत आवेशित कोई वस्तु, विद्युत आवेशित कोई वस्तु जितने क्षेत्र में किसी अन्य दूसरी आवेशित वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, जितने क्षेत्र में आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगी वह क्षेत्र कहलाएगा विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। आवेशित वस्तु दूसरी आवेशित वस्तु को जितने क्षेत्र तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है वो क्षेत्र कहलाता है विद्युत क्षेत्र। देखो कब वस्तु आकर्षित होगी, कब ये आवेशित वस्तु प्रतिकर्षित होगी। देखो जब समान आवेश होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर की ओर भागेंगे। जब विपरीत आवेश होगा तो आकर्षण होगा, ये प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है। समान आवेश प्रतिकर्षण, विपरीत आवेश आकर्षण होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है F अपॉन Q, F फोर्स, Q कूलम, F फोर्स,
क्यों कूलम आवेश की मात्रा। तो F फोर्स का मात्रा क्या होता है न्यूटन, S का मात्रा क्या हो जाएगा आवेश का कूलम। फोर्स का न्यूटन और आवेश का कूलम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। यानी कि पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपॉन Q, F फोर्स, Q आवेश चार्ज, और चार्ज का मात्रक होता है कूलम, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। कोई डाउट है? यदि डाउट है किसी बच्चे को तो कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना, पूछ लेना, तो हम इसको दोबारा रिपीट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसका आंसर प्रत्येक बच्चे को पता होगा, इसका आंसर तो प्रत्येक बच्चे को मालूम ही होगा कि गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, मीथेन CH4। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है मीथेन। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। याद रखना आप लोगों को, कई बार आ जाता है एग्जाम में कि मार्स गैस किसे कहते हैं, मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68। याद रखना आप लोगों को मुख्य घटक क्या है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। कैथोड किरणें हैं, तो कैथोड किरणें क्या है। देखो एक वैज्ञानिक हुए हैं जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज भी की है। तो उसने बताया भी था कि कैथोड किरणें क्या होती है। उसने लिया एक निर्वासित नलिका जिसमें दाब रखे गया 10 की घात -2 से 10 की घात -3 मिलीमीटर। जिसका दाब क्या है अंदर का 10 की घात -2 से 10 की घात -3 मिलीमीटर। इसके एक तरफ एनोड की छड़ लगाई गई, एनोड मतलब प्लस, एक तरफ कैथोड लगाया गया मतलब माइनस, और इन पर 1000 वोल्ट का विभवांतर प्रवाहित किया गया। तो देखे गया कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड की ओर चलने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की इस धारा को कैथोड किरणें कहा गया। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं, ये धनात्मक की ओर चलने लगते हैं, इसको कहा गया कैथोड किरणें। तो कैथोड किरणें क्या होती है इलेक्ट्रॉन की धारा, इलेक्ट्रॉन की धारा होती है कैथोड किरणें। तो आंसर क्या सही होगा, फर्स्ट ए ऑप्शन ठीक होगा। इलेक्ट्रॉन की धारा क्या है कैथोड किरणें हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कई बार पूछ जाते हैं कैथोड किरणें धनात्मक होती है या ऋणात्मक होती है, तो आप क्या लगाओगे धनात्मक है ऋणात्मक है कैथोड किरणें। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है ऋणात्मक, तो कैथोड किरणें क्या होती है ऋणात्मक होती है, कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें कहा गया यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। अब किस रंग का दिखाई देता है नीले। तो नीला क्यों दिखाई देता है अब देखते हैं। एक घटना होती है प्रकाश का परिकिरणन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं इसमें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे हमारा वायुमंडल है
तो वायुमंडल में धूल कण है, वायुमंडल में धूल कण है। जैसे ही प्रकाश आता है धूल कणों से टकराता है और बिखर जाता है और एक रंग प्रदान करता है, जैसे नीला रंग प्रदान करता है हमारे आकाश को। यदि वायुमंडल न हो, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश आता है वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों से टकराता है, बिखर जाता है, फैलाव करता है, तो एक रंग तैयार करता है। यदि वायुमंडल न हो, यदि वायुमंडल न हो तो धूल कणों से प्रकाश नहीं टकराएगा, धूल कणों से प्रकाश का टकराव नहीं होगा और कोई रंग नहीं देगा। जब कोई रंग नहीं देगा तो कैसे दिखाई देगा? काला। कैसे दिखाई देगा? काला रंग। प्रकाश का टकराव बिखरना ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। यदि वायुमंडल न हो तो कैसा रंग होगा? काला। तो आंसर क्या होगा इसका? काला। काला रंग होगा यदि वायुमंडल न हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 70। इसमें दिया गया है मायोपिया में होता है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में जो होता है निकट की वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। बच्चे सोचते हैं कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, लेकिन उल्टा सोचते हैं निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसका आंसर क्या होगा? मायोपिया में होता है निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। वैसे पता होगा कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस। याद रखना आप लोगों को, यदि पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो लेंस है अवतल लेंस। यदि हम बात करें कि आंख पर क्या प्रभाव पड़ता है निकट दृष्टि दोष में, तो ये भी याद रखना है आप लोगों को कि आंख के लेंस की अक्षमता बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में आंख के लेंस की अक्षमता बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। नोट करना है आपको सभी निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यदि आंख की बात करें, आंख पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंख के लेंस की अक्षमता बढ़ जाती है और फोकस दूरी घट जाती है। काफी अच्छा क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, नोट करना। तो आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। यदि आप लोग हमारे 5000 क्वेश्चन की सीरीज को तैयार करते हो तो गारंटीड आप हर एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव रहता है? तो आपने सभी ने पढ़ा होगा कि लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु राज्य में वर्षा कराता है। सर्वाधिक प्रभाव जो रहता है लौटते हुए मानसून का,
तो तमिलनाडु राज्य में रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो आपको याद रखना है कि भारत के 9 राज्यों की समुद्री सीमा है। भारत के 9 राज्यों की और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्री सीमा है। 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्य भारत की समुद्री सीमा बनाते हैं। तो देखते हैं 9 राज्य कौन कौन से हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाली खाड़ी। तो कोई भारत की मुख्य भूमि है, मुख्य भूभाग है भारत का, और जो हमने बनाया है ये प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है। तो इसमें सबसे लंबी तटीय सीमा जो लगती है गुजरात की लगती है। गुजरात राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। तो फर्स्ट राज्य गुजरात है। आपको पहले 3 याद रखने हैं सबसे लंबी तटीय सीमा वाले राज्य। तो गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद तमिलनाडु। तो 3 राज्य है क्रम से जिनकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। और वैसे 9 राज्य की तटीय सीमा है। यहाँ पे एक राज्य पड़ता है महाराष्ट्र, और उसके नीचे एक राज्य है कर्नाटक, और यहाँ पे एक राज्य है गोवा। पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, तो गोवा है। गोवा सबसे छोटी तटीय सीमा राज्य है। और फिर केरल, केरल राज्य की भी तटीय सीमा है। एक राज्य है ओडिशा, और एक अंतिम राज्य है पश्चिम बंगाल। तो ये भारत के 9 राज्य हैं जिनकी तटीय सीमा है। पहला गुजरात, महाराष्ट्र दूसरा, तीसरा गोवा, कर्नाटक चौथा, केरल पांचवा, तमिलनाडु छठा, आंध्र प्रदेश सातवां, ओडिशा 8 और पश्चिम बंगाल 9। सबसे लंबी तटीय सीमा गुजरात की और सबसे छोटी तटीय सीमा गोवा की है। यदि बात करें भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई की, तो भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और अरब सागर में एक केंद्र शासित प्रदेश पड़ता है लक्षद्वीप, और एक इधर पड़ता है अंडमान निकोबार, बंगाल की खाड़ी में। तो यदि हम लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, और एक राज्य यहाँ पड़ता है दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और एक राज्य पड़ता है पांडिचेरी, केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश ये है हमारा, एक ये है जिसकी तटीय सीमा है, एक ये है और एक ये है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी अपनी तटीय सीमा है। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की भी तटीय सीमा को जोड़ते हैं तो हमारी कुल लंबाई बैठती है भारत की कुल तटीय सीमा, कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर।
तो अब क्या देखना है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 61 किलोमीटर है, कुल तटीय सीमा की लंबाई भारत की बैठती है 7516.6। तो एक क्वेश्चन आता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे, नीचे लिख देता हूं मैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में दोगे। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। तो कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन आपको आज की क्लास में इस क्वेश्चन को देखकर कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है। मैं डेली सभी बच्चों की कमेंट्स देखता हूं, ठीक है? तो आप इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में देंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लेना क्वेश्चन को, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। एक राज्य जहां किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है एनार्की। ऐसा राज्य है, ऐसा देश जहां पर कोई शासन नहीं करता या शासन करने वाली सरकार नहीं होती, तो ऐसे राज्य को एनार्की, अराजकता कहते हैं। तो क्या आंसर है इसका? अराजकता। यदि बात करें प्लूटोक्रेसी क्या होता है, तो ऐसा राज्य, ऐसा देश जिस देश में एक धनी लोग शासन करे, धनी लोगों की सरकार बने, धनी लोग शासन करें, तो ऐसे राज्य को प्लूटोक्रेसी कहा जाता है। एक वर्ड है ऑटोक्रेसी, अर्थात एक ऐसा देश, ऐसा राज्य जहां पर एक ही व्यक्ति का शासन हो, एक ही व्यक्ति का शासन हो। जैसे आप कह सकते हो हिटलर का जैसे शासन था। ऐसा देश, ऐसा राज्य है जहां पर एक ही व्यक्ति का शासन हो, तो ऐसी शासन को ऑटोक्रेसी कहा जाता है, तानाशाही शासन। तो सही आंसर क्या है? एनार्की। ऐसा राज्य जिसमें कोई सरकार न हो, तो इस राज्य को बोलते हैं एनार्की। यहाँ पर धनी लोगों की सरकार होती है, यहाँ पर एक व्यक्ति की सरकार होती है, और यहाँ पर कोई सरकार नहीं होती। तो आंसर क्या है? एनार्की। तो हमारा आपने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन को नोट कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। तो हमारा 74 क्वेश्चन है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? इंपोर्टेंट करना, एनटीपीसी के एग्जाम में पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में स्थित है, केडी के नजदीक। एक क्वेश्चन वैसे यहां से भी आता है, बोरो बुदुर बिहार कहां स्थित है? तो आप लगाओगे इंडोनेशिया। बौद्धों का सबसे बड़ा बिहार है बोरोबुदुर बिहार, और वो कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है, और वहां पर बौद्धों का सबसे बड़ा मंदिर है बोरोबुदुर बिहार। तो इस क्वेश्चन को नोट करना, अच्छा क्वेश्चन है। तो समझ लो क्वेश्चन 74। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। 75
सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर पराजित करके मगध पर एक नए वंश की स्थापना की थी। वो वंश था मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो सबसे पहले जो शासक था मौर्य वंश का वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका पुत्र बिंदुसार शासक बना। अब बिंदुसार के बाद अशोक शासक बना। तो अशोक किसका उत्तराधिकारी रहा? बिंदुसार का। आंसर क्या होगा इसका? बिंदुसार। लेकिन एक इसमें ऑप्शन है बिंबसार। बिंबसार कौन था? तो आपको बिंबसार का भी याद रखना है। मगध पर बिंबसार ने एक वंश की स्थापना की थी और वो वंश था हर्यक वंश। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो बिंबसार थे। ऐसे आपको पता होगा कि बिंबसार के बाद अजातशत्रु आया, इनका लड़का। अजातशत्रु के बाद उदयन आया। तो मगध की गद्दी पर सबसे पहला राजवंश भी कौन सा था? हर्यक वंश था, जिसकी स्थापना किसने की थी? बिंबसार। तो बिंबसार कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक। बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बिंबसार और बिंदुसार दोनों को ऑप्शन में देखकर सोचते हैं कि तो दोनों एक जैसे ही है, बिंबसार और बिंदुसार, लेकिन डिफरेंट है। ये बिंबसार है, बिंदुसार है। बिंदुसार अशोक के पिता और बिंबसार हर्यक वंश के संस्थापक रहे हैं। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने उन क्वेश्चनों पर जिनके आंसर आज आपको कमेंट्स बॉक्स में देने हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन हमारा। थार के मरुस्थल से संलग्न वह मरुस्थल जो पाकिस्तान में स्थित है के रूप में जाना जाता है। तो क्या कहा जाता है इसको? थार के मरुस्थल के उस क्षेत्र को जो पाकिस्तान में है उसको गोबी कहते हैं, शुकुर कहते हैं, मीरपुर कहते हैं या चोलिस्तान कहा जाता है। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बच्चा दे पाता है सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। रक्त का वहन करने वाली धमनियां से संपूरित होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लिपिड्स या कोई नहीं। इसका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78। हमारे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला प्रथम उपग्रह था। तो किस उपग्रह ने सबसे पहली बार चंद्रमा की परिक्रमा की थी? अपोलो 2, अपोलो 11, लूना 4, लूना 10। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। देखो जितना हो सके आंसर देने का प्रयास करो, अपने आप को छुपाओ मत, आंसर दो। गलती होगा तो कोई नहीं, आगे चलकर सही होगा। गलती होगा तो याद करने में भी आसानी रहेगी, जल्दी याद होगा। जो क्वेश्चन हमसे गलती होता है और उसको फिर हम दोबारा सही करते हैं वो हमारे लंबे समय तक याद रहता है।
तो सही बात है, आप आंसर दो, यदि गलत होगा तो आपके वो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, अरुणा आसफ अली को ब्लैंक दे दिया गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। मुंबई में, लंदन में, बर्लिन में, कोलकाता में। तो कहां पर अरुणा आसफ अली ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? तो आगे चलते हैं, नोट करना क्वेश्चन को और आंसर देना कमेंट्स बॉक्स में। तो आगे चलते हैं 80 क्वेश्चन, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई? आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से, ओडिशा से या केरल से? इसका आंसर भी आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद।